डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है सुदूर संवेदन क्या है। भौगोलिक अध्ययन में इसकी प्रासंगिकता, उपयोगिता या महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसमें सुदूर संवेदन क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा हम फर्स्ट क्लास में अध्ययन कर चुके हैं, तो उसको देख लेना आप लोग। इसमें हम अध्ययन करेंगे भौगोलिक अध्ययन में सुदूर संवेदन की प्रासंगिकता, उपयोगिता व महत्व का। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भौगोलिक अध्ययन ये या भूगोल में जो सुदूर संवेदन है उसका किस प्रकार से उपयोग है, किस प्रकार से उसका महत्व है और किस प्रकार से उसका प्रासंगिकता है, इसका अध्ययन करते हैं। तो उसकी जो उपयोगिता, प्रासंगिकता या महत्व जो है वो इस प्रकार से। फर्स्ट है मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। फिर सेकेंड है धरातली मानचित्रण, संसाधन एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण के क्षेत्र में। तीसरा जो है वो है मिट्टी, कृषि एवं वन सर्वेक्षण के क्षेत्र में। चौथा जो है वो है वन संसाधन प्रबंधन में। फिर पांचवा जो है वो है भूविज्ञान और भूभौतिकी में। फिर छठा जो है वो है समुद्र विज्ञान में। और सातवां जो है जल विज्ञान में। और आठवां जो है सैनिक कार्यों में सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग। तो ये सभी क्या है, सुदूर संवेदन का भौगोलिक क्षेत्र में उपयोगिता, महत्व या प्रासंगिकता है। इनकी व्याख्या का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से उनकी उपयोगिता इस क्षेत्र में है। मौसम विज्ञान। तो मौसम विज्ञान में सुदूर संवेदन का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। उसकी क्या प्रासंगिकता है इसका। तो आप सभी को पता है कि जो मौसम विज्ञान है उसमें आए दिन भविष्यवाणी होती रहती है, जिसके वजह से जो समुद्र तट के किनारे रहने वाले लोग हैं वो क्या रहते हैं, सतर्क रखते हैं। किसी भी प्रकार की चक्रवात वगैरह वहाँ पास आता है तो वो उससे बच जाते हैं। ये सभी क्या है, सुदूर संवेदन का ही देन है। सुदूर संवेदन द्वारा मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह प्रतिदिन पृथ्वी के जो गम्य यानी कि जो दिखाई देने वाला क्षेत्र है और अगम्य यानी कि जो दिखाई नहीं देता उस क्षेत्रों का भी विश्वव्यापी मौसम जो प्रारूप है उसको दर्शाते हैं। यानी कि विश्व में पूरे जितने भी दिखाई देने वाले और नहीं दिखाई देने वाले सभी जो मौसम का प्रतिरूप है उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। और जो तूफानी केंद्र है उनका भी अवलोकन करता है, किस क्षेत्र में तूफान आने वाला है, किस क्षेत्र में तूफान नहीं आ रहा है, इसका भी हमको अवलोकन कराता है। इसके बाद जो दबाव केंद्र की स्थिति बन है, जहाँ पर वायु की गति, दिशा, इन सभी का भी अध्ययन करके हमको बताता है। और मौसम विज्ञान में जो मेघ विश्लेषण होता है, बादलों का विश्लेषण, उसका भी हमें बताता है, ताकि वर्षा की जो व्यवस्था होती है उससे हमें पता चल जाता है। और इनके साथ साथ ही जो चक्रवात आने वाला होता है उन सभी से भी हमको अवगत कराता है, जिससे हमें एक लाभ ये होता है कि हम जो आने वाला है कुप्रभाव है उसका, चक्रवात का प्रभाव वगैरह है, उससे बच सकते हैं। तो ये सब क्या है, इसका मौसम विज्ञान के क्षेत्र में सुदूर संवेदन का उपयोगिता, महत्व या लाभ है। इसके बाद है धरातली मानचित्रण, संसाधन एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण में सुदूर संवेदन का उपयोग, महत्व या प्रासंगिकता। तो धरातली मानचित्रण और संसाधन और भूमि सर्वेक्षण में इसका किस प्रकार से उपयोग होता है या किस प्रकार से इसका महत्व है, इसका अध्ययन करते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो धरातली मानचित्रण है वो हम यदि स्वयं से ले किसी डिवाइस से, छोटे उपकरण से, तो इसमें क्या होगा, केवल एक ही क्षेत्र आएगा। लेकिन जो सुदूर संवेदन है उसमें क्या होता है, पूरा संपूर्ण क्षेत्र, यानी कि एक ही जो सैटेलाइट है सुदूर संवेदन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पूरे भौतिक भूदृश्य का या जो सांस्कृतिक भूदृश्य है उसका फोटोग्राफ एक ही बार में ले सकते हैं और एक ही बार में समझ सकते हैं। यानी कि एक बड़े क्षेत्र का शुद्धता पूर्वक ज्ञान प्रदान होता है हमको उससे। तो ये क्या है, सुदूर संवेदन का हमारे लिए प्रॉफिट है। और संसाधन और भूमि उपयोग सर्वेक्षण में, तो संसाधन यानी कि किस क्षेत्र का जो वन संसाधन है या किसी प्रकार के संसाधन, उसका प्रयोग हम कितना कर रहे हैं, कितना उसका दोहन हो रहा है, इसका भी उसमें आसानी से हम पता लगा सकते हैं। फिर है भूमि उपयोग सर्वेक्षण। तो किसी क्षेत्र का कितना भूमि है, किस लिए उपयोग किया जा रहा है, कितना आवास के लिए है, कितना और किसी कार्य के लिए, ये भी सुदूर संवेदन के माध्यम से आसानी से पता चल जाता है। तो ये सभी क्या है, सुदूर संवेदन का इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे हम इस माध्यम से समझेंगे। जो सुदूर संवेदन है इसका अंतरिक्ष फोटोग्राफ से जो हमें लाभ प्राप्त होता है उसका अध्ययन। फर्स्ट जो लाभ होता है वो है लंबी विस्तार वाली जो पर्वत श्रेणी है, झील प्रदेश है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, इन सभी का समग्र एक ही फ्रेम में हमको फोटो मिल जाता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं। और जो उष्णकटिबंधीय जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की मिट्टी, वनस्पति वगैरह है, इनमें जो परिवर्तन होता है उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर सेकेंड जो है वो है
भूगोलविद जो होते हैं उनके लिए अंतरिक्ष फोटोग्राफी का उचित उपयोग होता है। और वो क्या करते हैं, मानव की जो आकृतियाँ हैं उनका विवरण मानचित्रण में किया जा सकता है, यानी कि जो प्राकृतिक है और मानवकृत दोनों प्रकार के विवरण जो है उसको हम आसानी से सुदूर संवेदन के माध्यम से क्लिक कर सकते हैं। और इस जो आकृतियां हैं, विभिन्न प्रकार की धरातलीय आकृतियां, सांस्कृतिक भूदृश्य, वनस्पति समूह, भूमि उपयोग के प्रकार, इनको भी आसानी से सम्मिलित कर सकते हैं। इनके साथ साथ ही जो जलमग्न क्षेत्र वगैरह है, डेल्टा क्षेत्र है, प्रवाल भित्ति है, हिम नदी है, जो ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्र है, इन सभी कई प्रकार के भूदृश्यों को हम इसमें आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं और मॉडल के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। तो ये कई गत्यात्मक आकृतियां हैं, जैसे कि झील, नदियाँ, हिम और दलदली क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में नदियाँ, सवाना, अग्नि क्षेत्र, शस्य परिवर्तन क्षेत्र, इन सभी को हम, यानी कि सभी चीज़ों को हम आसानी से इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये है उसका उपयोगिता या महत्व। फिर है मिट्टी कृषि एवं वन सर्वेक्षण में सुदूर संवेदन का उपयोगिता, महत्व या प्रासंगिकता। तो इस क्षेत्र में उसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है या क्या प्रासंगिकता है, या इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं इस क्षेत्र में, इसका अध्ययन करते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी और कृषि क्षेत्र में सुदूर संवेदन का प्रयोग बहुत ही अधिक होने लगा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो कुल मिट्टी है उसमें जो मृदा क्षरण वगैरह की समस्या आ रही है उसके समाधान के लिए इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में लिया जा रहा है, चाहे राष्ट्रीय में हो या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हो। अब इसका जो विकास का रूप है वो किस प्रकार से, इसका अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है मिट्टी के सर्वेक्षण, मानचित्रण तथा उनके वर्गीकरण में सुदूर संवेदन का उपयोग। ये उसकी उपयोगिता है, हम किस प्रकार की मिट्टी कहाँ है और उसकी मानचित्रण और उसके वर्गीकरण के लिए सुदूर संवेदन का उपयोग कर रहे हैं। फिर है मिट्टी संरक्षण और नालीदार भूमि, अपर्दित एवं अति अपर्दित क्षेत्रों की समस्याओं के अभिज्ञान में, यानी कि किस क्षेत्र की जो मिट्टी है उसमें मृदा संरक्षण की समस्या अधिक है, वह किस प्रकार की मिट्टी जो है वो अपर्दित हो रहा है, कितना अपर्दित हो रहा है, इन सभी समस्याओं का ज्ञान लेने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर है लवणता तथा अम्लता के प्रभावित क्षेत्रों के अभिज्ञान तथा उसकी स्थिति प्राप्त करने के लिए। जो अम्ल प्रधान मिट्टी है या लवण प्रधान मिट्टी है उसके ज्ञान के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं कि किस क्षेत्र में अम्ल प्रधान मिट्टी है और किस क्षेत्र में लवण प्रधान मिट्टी है उसका। फिर है भू उपयोग सूचियों के निर्माण के लिए। तो भूमि उपयोग सूची के निर्माण के लिए हम सुदूर संवेदन का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें किन किन क्षेत्रों में कितने भूमि उपयोग किस क्षेत्र में हो रहा है और किस विषय के अंतर्गत कर रहे हैं, जैसे कि आवासीय विषय है या औद्योगिक क्षेत्र में, इस प्रकार से हमें पता चल जाता है। फिर है शस्यों के क्षेत्रफल के आकलन में एवं बहु फसलों के विभिन्न प्रकार के प्रतिशत अंश निर्धारित करने में, यानी कि शस्य मतलब क्या होता है, फसल, उनके क्षेत्रफल, कितनी क्षेत्रफल में किस प्रकार की फसल बोए जा रहे हैं और कितनी क्षेत्र में बहुफसली फसल, यानी कि एक ही क्षेत्रफल में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, इनका प्रतिशत हम निर्धारित कर सकते हैं आसानी से। फिर है शस्य उपज के जो मात्रात्मक मूल्यांकन है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है शस्य जो व्याधि है उनका पता लगाने में, यानी कि जो फसल है उसमें विभिन्न प्रकार के जो अभी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, इसकी पता लगाने के लिए भी हम सुदूर संवेदन का उपयोग करते हैं। फिर है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आर्द्रता के स्तर का पता लगाने हेतु, सूखा प्रभावित क्षेत्र का जो फसल वगैरह है उसकी मात्रा का आकलन करने हेतु इसका हम प्रयोग करते हैं। फिर है दलदली क्षेत्र में भी इसका विस्तार और कारणों के अभियान में उपयोग करते हैं। जो दलदली क्षेत्र है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और क्यों है दलदली, इसका भी कारण हमको उसके माध्यम से पता चल जाता है। इसके बाद है सूखा तथा जो व्याधा उत्पन्न क्षेत्र है, चक्रवात वाला क्षेत्र है, बाढ़ वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए और इन क्षेत्रों में रिसर्च के लिए भी, जल स्रोतों का पता लगाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है सुदूर संवेदन के उपयोग सर्वेक्षण में। जो मीट्रिक वगैरह है, विशालदर्शी है, बहु स्टैंड वगैरह है, सामरिक कैमरा, स्पेक्ट्रस, इन सभी के माध्यम से हम इमेजनरी भी क्लिक करते हैं, जो कि क्या करते हैं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहता है। तो इस प्रकार से उस क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। इसके बाद है वन प्रबंधन में। तो वन प्रबंधन मतलब वनों के संरक्षण, उनको भावी या भविष्य लोगों के लिए बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये है। वन प्रबंधन के क्षेत्र में वायुयान से जो सुदूर संवेदन है उन प्रविधियों का उपयोग वनों की अनेक विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार से। फर्स्ट है
वन सर्वेक्षण और मानचित्रण में दृश्य तथा औरक्त फोटोग्राफी के प्रमुख वृक्ष की पहचान करने में, यानी कि हमको पता है कि विश्व में या भारत में अनेक प्रकार के वृक्ष है जिनका हम इसके फोटोग्राफी के माध्यम से पता लगा सकते हैं। फिर ये वृक्षों की शीर्ष व्यास का मापन करके लकड़ी की मात्रा का पता लगाने में। तो अनेक प्रकार के विशाल और कठोर लकड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि हमारे औद्योगिक दृष्टि से और विभिन्न प्रकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो उन वृक्षों की जो शीर्ष है यानी कि ऊपरी सिरे का व्यास कितना है, इसके आधार पर हम उसके मापन से जो लकड़ी की मात्रा है उसका पता लगा सकते हैं कि इसमें कितनी लकड़ी हमें प्राप्त हो सकती है। फिर है द्वाग्नि तथा जो शिल्प अग्नि है उनका भी पता लगा सकते हैं। यानी कि द्वाग्नि मतलब जंगल वगैरह में आग लगता है तो उसे हम ऐसे सामान्य जानकारी में हमें देर से प्राप्त होता है, लेकिन जो सैटेलाइट है जीआईएस है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सुदूर संवेदन के माध्यम से तत्काल हमें पता चल जाता है कि कितने एरिया में अभी आग लगा है और कितने एरिया में इसका फैलाव हो रहा है, इसका पता चल जाता है। फिर है खड़े वृक्षों का अनुमान एवं वनों की सघनता का अनुमान करने में हमें ये पता चल जाता है इसके माध्यम से कि किस क्षेत्र में कितनी अधिक घना वन का विस्तार है। फिर है वन क्षेत्र में के भूमि उपयोग प्रारूप और अपर्दित क्षेत्रों में वृक्षारोपण की संभावना एवं वन रोपण उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगाने चाहिए। यानी कि जो वन क्षेत्र है उस क्षेत्र की भूमि उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, कितना भूमि उपयोग कैसे हो रहा है, इसका पता हमें चलता है। फिर है अपर्दित क्षेत्र, इसे सुधार लेंगे, ये अपर्दन है। तो अपर्दित क्षेत्र में वृक्षारोपण की संभावना है या नहीं, कितना वृक्षारोपण हम कर सकते हैं, इसका भी पता चल जाता है। फिर है वन रोपण उपयुक्त क्षेत्रों का पता भी लगा सकते हैं, यानी कि किन क्षेत्र में वन रोपण हुआ है, इसका भी। ये सभी है उसकी महत्व या उपयोगिता या प्रासंगिकता। फिर है भूविज्ञान एवं भूभौतिकी के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता, महत्व या विशेषताएं। फिर है धरातल की संरचना और शैल विज्ञान यानी कि चट्टानों की जो अवस्थिति है और साधन वगैरह है, खनिज पदार्थ के भंडारण वगैरह है, अभियांत्रिकी है, भूविज्ञान, भूपृष्ठ आवरण वगैरह है। इनकी जानकारी के लिए हम सुदूर संवेदन का वर्तमान में बहुत ही अधिक उपयोग करते हैं। जो मृदा की परतें वगैरह है इनके लिए हम उसका ज़्यादातर उपयोग करते हैं। जो भूगोलविद है उनके द्वारा निष्कर्षों के लिए इसका उपयोग करते हैं, जो भू आकृति विज्ञान है उस क्षेत्र में। तो वर्तमान समय में सुदूर संवेदन का प्रयोग इस क्षेत्र में कैसे हो रहा है उसका अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है धरातल के सर्वेक्षित क्षेत्र के जो चुंबकीय अनियमितताएं है उनको ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग हो रहा है। फिर है रेडियो सक्रियता और खनिजों की खोज और प्राप्ति स्थान के निर्धारण में भी इसका उपयोग कर रहे हैं, यानी कि कितने क्षेत्र में इस खनिज का भंडार है उसको क्या करता है, वो बताता है। जो सुदूर संवेदन है वो इसके बाद उसका सीमांकन कर दिया जाता है कि इतने क्षेत्रफल में इस खनिज का विस्तार है। फिर है जो संभाव्य खनिजीकृत क्षेत्र है उनकी खोज एवं प्राप्ति के लिए निर्धारण। रेडियो सक्रियता के माध्यम से जो खनिज से या खनिजकृत प्रदेश है उसकी खोज करने के लिए इस सुदूर संवेदन का प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान में। फिर है भ्रंश चट्टानें, आग्नेय चट्टान, भूतापी क्षेत्र, ज्वालामुखी, भूकंप विज्ञान, इन सभी की विशेषताओं का अध्ययन करने में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। किन क्षेत्र में भ्रंश चट्टानी की उपस्थिति, किस क्षेत्र में जो भ्रंश चट्टानें है उसकी उत्पत्ति हो सकती है, इस प्रकार से अध्ययन हम इसके माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। फिर है भूजल विज्ञान और भूजल उपलब्धि की संभावनाओं के अध्ययन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। किन क्षेत्रों में भूजल स्तर अधिक है, किन क्षेत्रों में भूजल स्तर कम है, किन क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ने की संभावना है, इनका भी अध्ययन हम जो सुदूर संवेदन है उसके माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। फिर है चट्टानों में पारा तथा आयोडीन की मात्रा का आकलन, इसके माध्यम से हम आसानी से कर सकते हैं। फिर है समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में सुदूर संवेदन की उपयोगिता, महत्व या प्रासंगिकता। तो समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता, प्रासंगिकता या महत्व है, इसका अध्ययन करते हैं। तो जो सुदूर संवेदन उपकरण है, तकनीक है, उसके माध्यम से हम समुद्र तट की जो तापी दशाएं हैं, यानी कि समुद्र तट में कितने तापमान है, उनकी रुद्धता क्या है, उन सभी का परीक्षण हम कर सकते हैं। उसके तटीय क्षेत्र का माप ले सकते हैं, जैविक संसाधन का अध्ययन कर सकते हैं समुद्रों में जो पाए जाते हैं। समुद्रों में विभिन्न प्रकार की जो हलचलें आती है, ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह आती है, समुद्र में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वगैरह है, इन सभी का हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। समुद्रों में जो तापमान है, लवणता है, उनकी गहराई है, वायु दाब किस प्रकार से है तापमान में, लहर किस प्रकार से है, लहर कितनी ऊंचाई तक जाती है, उसमें किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, इन सभी का अध्ययन हम आसानी से सुदूर संवेदन के माध्यम से ही करते हैं। इस प्रकार से समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में सुदूर संवेदन का उपयोग होता है।
भारत में सुदूर संवेदन का उपयोग समुद्र विज्ञान में किस प्रकार से हुआ है, इसका भी थोड़ा सा आकलन कर लेते हैं। भारत में भी सुदूर संवेदन का उपयोग समुद्र विज्ञान के अध्ययन में करते हैं। जैसे कि जो पश्चिमी सीमावर्ती समुद्र विज्ञान क्षेत्र है उसमें जो जलधाराएं हैं उनका सीमांकन और अध्ययन के लिए भारत में इसका प्रयोग किया है, जिसमें कि अब तटीय धारा और समवाली धारा का विस्तार, उसकी गति, प्रवाह की दिशा, इसका आकलन किए हैं भारत में। फिर है अवरक्त विकिरण तापमापी व अन्य संवेदकों की सहायता से अरब सागर और बंगाल की जो सागर है या बंगाल की जो शाखा है इसको सुधार लेंगे। उसमें मानसून धारा तंत्र का भी अध्ययन इसी के माध्यम से किया गया है। फिर है हिंद महासागर की जलधाराओं का मानचित्रण, उसके आकार, विकास, गति, स्थिति आदि के विशेषताओं का भी अध्ययन और चित्रांकन सुदूर संवेदन के माध्यम से ही किया गया है। फिर है भारतीय प्रायद्वीप के तीन ओर समुद्र से घिरे हुए जो जल का क्षेत्र है उसका भी रंगीन फोटोग्राफी इसके माध्यम से किया गया है और उसका सीमांकन किया गया। ये सभी भारत में इसकी उपयोगिता है समुद्र क्षेत्र में। फिर है समुद्र तल को तापक्रम प्रणाली, यानी कि भारत के जो समुद्र तटीय क्षेत्र है उसके तापमान जो प्रणाली है, जल की विशेषताएं है, ऊर्ध्वाधर संचलन है, उसकी स्थिति है, अवधि को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनका भी अध्ययन सुदूर संवेदन के माध्यम से किया गया। और हरित जैविक प्लैंकटन वगैरह है जो समुद्रों में पाए जाते हैं, जल के सीमांकन हेतु एवं समुद्रों के रंगीन फोटो वगैरह के लिए इसका सफलतापूर्वक उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। इस प्रकार से इसकी उपयोगिता। फिर है जल विज्ञान के क्षेत्र में सुदूर संवेदन का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। तो आप सभी को पता है कि नदियों के जल का प्रवाह, उसका अफवाह तंत्र, वर्षा के वितरण, जल के अन्य जो संचरण वगैरह है उनके अध्ययन वगैरह है उसका हम सुदूर संवेदन के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम एक साथ सभी का फोटो क्लिक कर सकते हैं जिसमें हमें सभी क्षेत्र दिख जाएगा सार्वजनिक। इसमें जो हिम क्षेत्र है उसका भी अलग से हम अध्ययन कर सकते हैं। जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है उसका भी इसमें जो रेडियो और स्पेक्ट्रोमीटर रहता है उसके माध्यम से कर सकते हैं। वर्षा के वितरण एवं जल के जो संचरण है उसका माप रेडान और रेडान इमेजनर के माध्यम से कर सकते हैं और रक्त रेडियोमीटर के माध्यम से कर सकते हैं। सूक्ष्म तरंगी इमेजर का उपयोग भी करते हैं इसके लिए। तो इसमें जो उपकरण लगा होता है, इस उपकरण के माध्यम से हम जो नदियाँ के प्रवाह है, अपवाह तंत्र है, जल की जो सीमा वगैरह है उन सभी का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद भी हम जल विज्ञान के क्षेत्र में जो नहर वगैरह स्थापित रहना है, बांध वगैरह बनाना है, जल आपूर्ति के लिए जो मॉडल प्रस्तुत करना है वो सभी इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में इस प्रकार का उपयोग हम कर सकते हैं। फिर है सैनिक कार्यों में जो सुदूर संवेदन तकनीक है उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो सैनिक कार्यों में यानी कि भू सांस्कृतिक प्रदेश में इसका प्रयोग भी होता है। जैसे कि जो भू प्रदेश है उसमें सैनिक मूल्यांकन में उपग्रह का प्राप्त, जैसे कि कोई पर्वतीय क्षेत्र है या तेल डिपो क्षेत्र है या सैनिक मार्गों के लिए औद्योगिक प्रस्थान वगैरह है या अफवाह तंत्र है, हवाई अड्डा है, नदियाँ है, पुल वगैरह है, इन सभी की इमेजनरी वगैरह के लिए आवश्यक रूप से हम सुदूर संवेदन का प्रयोग करते हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि सैनिकों को किस क्षेत्र में किस प्रकार की सुविधाएं हैं और किस क्षेत्र में हम लोगों का रहना या हम लोग का छुपना या शत्रु देशों का आना हो सकता है। जिस क्षेत्रों में सबसे अधिक क्या होती है सुविधा होती है या ज़्यादा लोग रहते हैं उस क्षेत्रों में क्या करते हैं, ज़्यादातर शत्रु लोग आक्रमण करते हैं। तो ये लोग सुदूर संवेदन के माध्यम से पता लगा लेते हैं कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की सुविधा है और किस क्षेत्रों में शत्रुओं का आक्रमण की खतरा है। इस प्रकार से इस सुदूर संवेदन का प्रयोग इस क्षेत्र में होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।